गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक जीएस एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? आपको सही ऑप्शन बताना है। ऑप्शन ए बनवाली, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, सी सुतका गेंडोर, डी सुरकोटदा। तो सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले। ऑप्शन आपका डी सही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले, तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा से मिले, गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि घोड़े की मरण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, तो घोड़े की मरण मूर्तियाँ लोथल एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। लोथल गुजरात में और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी संहिता, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी आरण्यक। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बुद्ध, आपको बताना है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही है, बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। देखिए, महात्मा बुद्ध को मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले के समय की बात हो रही है। तो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो सही होगा इसमें बोधगया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में, या आपको ऑप्शन में उर्वेला भी दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश ऋषिपत्तन या आपको सारनाथ भी दे सकता है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, ऑप्शन आपका इसमें ए सही होगा, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। इसमें क्या मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है, जिसका अर्थ मोक्ष होता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना मोक्ष संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? आपको बताना है कि अशोक के साम्राज्याधीन कौन नहीं था। तो आपका ऑप्शन डी सही है, कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रसिद्ध हरिसेन द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों दविका और समतअता के साथ वर्णित है। तो आपका ऑप्शन डी सही है, ये अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजल किसके समकालीन थे? आपको बताना है कि महान व्याकरणविद पतंजल किसके समकालीन थे। पतंजल समकालीन थे, आपका ऑप्शन सी सही है, पुष्यमित्र शुंग। देखिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। इन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक महाभाष्य की रचना की। पतंजल पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। इसमें देखिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आपसे पूछा जाता है कि विरूपाक्ष मंदिर किस नदी के किनारे है,
तो विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, हम्पी, यानी प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? आपको बताना है जयचंद कहाँ और कब मारा गया। ऑप्शन बी सही है, चंदावर के युद्ध में 1193 ईस्वी में। आपका ऑप्शन बी सही है। देखिए, मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज क्या था? एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच कन्नौज और इटावा के बीच युद्ध हुआ जिसमें जयचंद मारा गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है, चंदावर में 1193 ईस्वी में जयचंद मारा गया। ठीक है, किसके विश्वासघात के कारण? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चंदावर के युद्ध में 1193 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ये तो आप सभी को मालूम होगा, आप सभी लोग समझदार हैं। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन आपका ए सही है, बलबन। देखिए, लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली थी सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्राप्त होता है और दूसरी सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तुलुव राजवंश की स्थापना किस? आपका ऑप्शन डी सही है, तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन डी। तुलुव, अगर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलुव ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। उसके बाद उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था और इसने क्या किया? आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इसीलिए मुगल शासक बाबर ने भी अपनी कथा में इसका उल्लेख किया है कि कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? आपको बताना है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा, शेर शाह सूरी। देखिए, अफगान शासक शेर शाह सूरी 1540 से 1545 के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? ये तो आप सभी को मालूम होगा, कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? आपका ऑप्शन सी सही है, अकबर। आपका ऑप्शन सी सही है, अकबर। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर अनपढ़ था। देखिए, इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राजपूत राज्य अमरकोट के ज़िले में हुआ था। 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की बिलग्राम युद्ध में शेर शाह के हाथों पराजय के बाद 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? आपको ऑप्शन बी सही है, अजमेर के किले में मिला था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम की राजदूत के रूप में 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? आपको बताना है किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो औरंगजेब के शासनकाल में। देखिए, 1656 ईस्वी में
शाहजहाँ के शासनकाल में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन मराठों एवं मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष जो हुआ था वो औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी की भिड़ंत मुगल सेनापति जयसिंह से हुई। आगे चलकर 1680 से 1707 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्र संघर्ष चला। तो आपसे पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, तो औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए सही है, मिराक मिर्जा घाट। देखिए, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घाट थे, जिन्हें अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। यह मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। ये चारबाग शैली में बना है और इसे क्या हुआ 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आपको बताना है अवध का प्रथम नवाब कौन था। आपका ऑप्शन बी सही है, सआदत खां। देखिए, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता थे मीर मोहम्मद अमीन सआदत खां बुरहानुल मुल्क, इनका पूरा नाम था। 1722 ईस्वी में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक मान लिया एवं नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता रहा। यह अवध का पहला नवाब था। 1739 ईस्वी में क्या होता है, सआदत खां की जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां के भतीजे एवं दामाद सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? आप सभी को मालूम होगा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। 1757 ईस्वी में। प्लासी कहाँ पड़ता है? बंगाल में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी नदिया जिला में, ठीक है, नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेज़ों द्वारा मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की ओर से सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन 1856 ईस्वी में हुआ। आपका ऑप्शन डी सही है, 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलयन हुआ। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उस समय अवध का नवाब कौन था? जिस समय लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, उस समय अवध का नवाब कौन था? तो नवाब उस समय था वाजिद अली शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन के बारे में बताना है। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? तो पल्ली आंदोलन तमिलनाडु की एक निम्न जाति है। पल्ली के व्यक्ति 1871 ईस्वी में क्या किया? स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। ठीक है, वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे या विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही है, पल्ली आंदोलन संबंधित है कहाँ से? तमिलनाडु से। तो आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? आपको बताना हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। तो आपका ऑप्शन ए सही है, प्राथमिक शिक्षा। देखिए, 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए क्या हुआ? 1882 ईस्वी में W हंटर
की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर सबसे अधिक बल दिया। ऑप्शन ए सही है आपका। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।